इनकम सेविंग इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर यह खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं वैभव श्रीवास्तव। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स को हिंदी में पारस्परिक निधि कहते हैं, लेकिन इसका अंग्रेजी नाम यानी म्यूचुअल फंड्स कहीं ज्यादा पॉपुलर है। म्यूचुअल फंड्स एक तरह का कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें इन्वेस्टर्स का एक ग्रुप मिलकर स्टॉक्स, शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट या दूसरी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। क्या है म्यूचुअल फंड्स के फीचर्स और किस तरीके के फायदे उठा सकते हैं इसमें इन्वेस्ट करने के बाद हमारे इन्वेस्टर्स, इसी के साथ बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं दो बहुत ही जाने माने और खास मेहमान, फाइनेंस एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह और पीएचडी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर एसपी शर्मा। आप दोनों का हम अपने प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। मेरा पहला सवाल डॉक्टर रवि से, एक आम इंसान की भाषा में अगर पूछा जाए, उनसे कहा जाए कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, आप उनको क्या समझाएंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या हैं? देखिए, बिल्कुल म्यूचुअल फंड एक तरीके का कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट है जो लोग इक्विटी मार्केट में खास तौर से निवेश करते हैं। और अब चूंकि यहाँ पर हम भारत की अगर ग्रोथ की बात करें तो जिस तरीके से एक स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्टेड हैं, उन्हीं कंपनीज की बास्केट को बना करके एक म्यूचुअल फंड यानी एक पूल फंड बनाया जाता है और उसके थ्रू यहाँ पर इन्वेस्टर निवेश कर सकते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कि निवेश की जानकारी नहीं है या फिर बहुत ही कम जानकारी के साथ यहाँ पर लोग चलते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करें और खास तौर से जो मार्केट की परफॉर्मेंस है उसमें उनके पैसे की बढ़ोतरी हो सके। बहुत से लोग एफडी में निवेश करते हैं, बहुत से लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, बहुत से लोग एसआईपी करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसके थ्रू मार्केट के इन्फ्लेशन को आप बीट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अब मेरा अगला सवाल होगा डॉक्टर शर्मा से कि किस तरीके से पिछले 10 सालों में, जैसा हम सभी ने देखा है कि इकोनॉमी में लगातार बदलाव आए हैं, हम सभी जानते हैं कि लगातार अलग अलग इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आ रही हैं। डॉक्टर शर्मा, आप क्या कहेंगे, इस सब के बीच म्यूचुअल फंड्स कितना ज़रूरी रोल निभाते हैं और साथ ही साथ इकोनॉमी की एक ओवरऑल दशा, एक ओवरऑल डायरेक्शन क्या है इस वक्त? देखिए, जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो एक स्टेडी इकोनॉमी है। हमारी इकोनॉमी जो है स्टेडी इकोनॉमी है, स्पेकुलेटिव इकोनॉमी नहीं है। खासकर जो अर्थव्यवस्थाएं जिनके मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट्स हैं, कई बार बहुत पीक करके वापस उसी स्तर पे कई साल के बाद आ जाते हैं। तो हमने देखा कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ही स्टेडी वे में राइज कर रही है। पहले हम बहुत ही स्लो थे, शायद 50-60s में, 70s में भी स्लो थे। उसके बाद इकोनॉमी स्टेडी मोड पे ग्रो की है। अब फिर हम फास्ट मोड पे ग्रो किए 7-8% पे, और फिर फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी भी रहे हैं हम ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में, और अभी वापस फिर हम फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी एक बार फिर ग्लोबल चार्ट्स में है। तो हमारी जो ग्रोथ है उसी तरीके से जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो भी, अगर आप देखेंगे आज से लगभग कोई 20 साल पहले जो निफ्टी था, मैं देखता था कि 2500-3000 के लेवल पे होता था। अभी जो निफ्टी है 17-18 हज़ार के लेवल पे पहुंच गया है। तो एक स्टेडी ग्रोथ देखा है पूरे मार्केट्स में, जिसमें कि म्यूचुअल फंड्स की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। खासकर जब स्पेकुलेटिव मार्केट्स होती हैं जहां पे वापस वही स्तर आ जाते हैं कुछ ही सालों के बाद, उसमें म्यूचुअल फंड्स में ग्रोथ बहुत कम देखा गया है। जब एक स्टेडी ग्रोथ रहता है इकोनॉमी में और मार्केट्स में, तो म्यूचुअल फंड्स बहुत ही प्रफुल्लित होते हैं और इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहते हैं। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर शर्मा ने अभी बहुत ही अहम बात बोली कि लगातार कुछ सालों से दुनिया की जो अलग अलग इकोनॉमीज़ हैं उनमें जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं उनमें भारत सबसे ऊंचे स्थान पे लगातार बना हुआ है, या फिर जो सबसे अच्छी परफॉर्मिंग इकोनॉमीज़ हैं उनमें लगातार भारत का नाम आता रहा है। डॉक्टर रवि, कितना ज़रूरी है म्यूचुअल फंड्स जैसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में लोगों का पैसा लगाना? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाया जाता है वो सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स नहीं, छोटे इन्वेस्टर्स भी पैसा लगाते हैं। आपको क्या लगता है कि म्यूचुअल फंड के बारे में जब आप इन्वेस्टर्स को बताएंगे तो आप क्या कहेंगे, कितना पैसा लगा सकते हैं, कितनी बार पैसा लगा सकते हैं, इस सब की टेक्निकलिटीज़ क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करना है मैं उसके बारे में बताता हूं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू, बैंक के थ्रू, या फिर आप किसी भी रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू आप जा करके म्यूचुअल फंड की यूनिट को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसमें कोई लिमिट नहीं है, आप छोटा अमाउंट भी लगा सकते हैं। आप 500 रुपये भी म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, आप 10,000 भी लगा सकते हैं, 10 लाख भी लगा सकते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी से आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। दूसरा जो आपका सबसे बड़ा सवाल है कि म्यूचुअल फंड ही क्यों,
आज आपके पास इन्वेस्टमेंट के कई एवेन्यूज हैं। जैसे सबसे पहला और अट्रैक्टिव एवेन्यू होता है लोगों का कि प्रॉपर्टी में निवेश कर देते हैं और प्रॉपर्टी के निवेश को बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सोचा जाता है। दूसरा एक निवेश होता है जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है खासतौर से गृहिणियों के लिए, वो होता है सोना। लोग सोने में निवेश करते हैं। और तीसरा होता है कि आप बैंक की एफडी में पैसा डालते हैं और आपको एक सेफ 4 से 5% या 6% जो भी बैंक का इंटरेस्ट रेट मिलता है वो रिटर्न मिलता है। लेकिन जब म्यूचुअल फंड की बात की जाती है तो ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। और अट्रैक्शन का बहुत बड़ा रीज़न यहाँ पर ये है कि आपको एक अच्छी रिटर्न, जैसे अब आप सपोज करिए कि आप प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो हो सकता है कि आपको रिटर्न बहुत अच्छे आ रहे हो लेकिन आपको बायर ना मिल रहा हो तो आप उसको बेच नहीं सकते हैं, तो लिक्विडिटी कम हो सकती है। इसी तरीके से सोने का अगर एक कंपैरिजन मैं आपको स्टैटिस्टिक्स देता हूं कि अगर 20 से 25 साल का कंपैरिजन किया जाए तो प्रॉपर्टी में आपको सिर्फ और सिर्फ एवरेज 20% के रिटर्न मिले हैं। और साथ ही अगर आप सोने के निवेश को देखें तो 22% के रिटर्न मिले हैं। लेकिन जब इक्विटी मार्केट के निवेश की बात करें तो उसमें आपको 240% से ज़्यादा रिटर्न मिले हैं। और म्यूचुअल फंड एक इसी तरीके की बास्केट है जिसमें कि अगर आप इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपके पास कई ऑप्शंस हैं। आप सेक्टर वाइज जा सकते हैं, आप लार्ज कैप फंड में लगा सकते हैं, मिड कैप फंड में लगा सकते हैं, आप स्मॉल कैप फंड में लगा सकते हैं। साथ ही आपके पास सबसे बड़ा फायदा है कि अब सरकार ने इस तरीके से कर दिया है कि आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो मतलब कि आपको दोनों हाथों से रिटर्न भी मिलते हैं और आपका पैसा भी सेफ रहता है। तो इस तरीके से निवेश को अगर देखते हैं तो निवेश की आगे की जो रणनीति है उसमें म्यूचुअल फंड सबसे खरा होता है और आपको एक सेफ रिटर्न भी देता है, क्योंकि इकोनॉमी आगे ग्रो कर रही है तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और जो इन्फ्लेशन है उससे कहीं ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिलते हैं। बिल्कुल, इसी बात से जोड़ते हुए मैं डॉक्टर शर्मा से सवाल पूछना चाहूँगा कि सर, स्मॉल कैप जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं या म्यूचुअल फंड जैसी इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो हैं, वो जब तुलना करें, कंपैरिजन करें गोल्ड और प्रॉपर्टी के दाम पर, और उसमें जब इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं तो एक ओवरऑल 20 से 25 साल के वक्त में या अंतराल में, इस इंटरवल में इकोनॉमी पर इसका कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, ये गवर्नमेंट की जो फंड्स हैं जो एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं और बहुत सालों तक इकट्ठा होते रहते हैं जिसका फ़ायदा अंत में हमें ही मिलता है, उसमें किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं? देखिए, ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि जब हम गोल्ड में या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका एक इंडिविजुअल को काफ़ी अच्छा प्रभाव मिलता है, अच्छा बेनिफिट मिलता है जी। लेकिन जब फाइनेंशियल मार्केट्स में, खासकर जब हम म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो मनी का जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हो पाता है। सर, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट के फंड्स हैं, उसमें वो अच्छे से चैनलाइज हो जाती हैं। लेकिन जब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है उसका कोई खास प्रभाव जो है इकोनॉमी की डेवलपमेंट के ऊपर नहीं आता है, क्योंकि वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि एक इंडिविजुअल के पास ही अपना सेफ या तो लॉकर में है या फिर उसका पहनने के लिए उसके पास है या फिर घर में कहीं पे उसने रखा हुआ है। तो खासकर जैसे कि डॉक्टर रवि ने भी बताया कि ज़्यादातर जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो गोल्ड या प्रॉपर्टी में है, और मैं समझता हूँ कि ये खासकर ये 40 to 50% जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया में, वो ज़्यादातर ऐसे एसेट्स हैं जो कि फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े हुए नहीं हैं। उनको खास करके चैनलाइज करने की ज़रूरत है कि हम उनको एक प्रॉपर मोड में लेके आएँ, जो जबकि वो फाइनेंशियल मार्केट्स में आएंगे तो उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो दूसरे फंड्स हैं, खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए भी किया जा सकता है। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि जो म्यूचुअल फंड्स में, जैसे कि डॉक्टर रवि ने भी बताया, आपने भी उसका जिक्र किया, कि एक लॉन्ग टर्म जो सस्टेनेबिलिटी है म्यूचुअल फंड्स में वो एक रहती है, जिसमें कि जो सुझाव है जो म्यूचुअल फंड का मैनेजर है वो उसके जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसके अनुसार चलता है। इंडिविजुअल्स को उसके बारे में सोचने का ज़रूरत नहीं है, बस खाली एक तय करना कि मैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या शॉर्ट टर्म में करना चाहता हूँ या स्मॉल कैप्स में करना चाहता हूँ या मिड कैप्स में या लार्ज कैप्स में, वो उसको डिसाइड करना है। बाकी के डिसीजन जो हैं, जो उसका फंड मैनेजर है उसके ऊपर छोड़ दिए जाते हैं। वो उस मनी को कैसे आगे प्रफुल्लित करता है, कैसे उसको फ्रूटफुल बनाता है। और तीसरा नंबर पे मैं ये बताना चाहूँगा कि जो म्यूचुअल फंड्स का ग्रोथ है, खास करके जो अभी स्मॉल कैप्स में और मिड कैप्स में जो ग्रोथ देखी गई है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इनका जो कैपिटलाइजेशन है मिड कैप्स का और स्मॉल कैप्स का, वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो किया है एज़ कम्पेयर्ड विद दी अदर लार्ज कैप्स। तो आने वाले टाइम में भी जो ग्रोथ है वो ज़्यादातर इन्हीं कंपनियों से ज़्यादा आने की उम्मीद है, क्योंकि जो सरकार का फोकस है वो एमएसएमई के ऊपर अभी बहुत रहा है, क्योंकि एमएसएमई एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर है भारत की इकॉनमी का, जो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रोजगार पैदा कर सकता है और जिसकी ग्रोथ एज कम्पेयर्ड विद द लार्ज कंग्लोमरेट्स
काफ़ी ज़्यादा है। और इनके ऊपर जो सरकार ने रिफॉर्म्स की, जैसे कि एमएसएमई का डेफिनेशन चेंज किया, अभी 250 करोड़ तक की जो टर्नओवर की कंपनीज हैं वो एमएसएमई में आती हैं। तो खासकर मैं ये बताना चाहूँगा कि 90% के आसपास जो कंपनीज हैं वो एमएसएमई सेक्टर से जुड़ गई हैं। जो लार्ज कंग्लोमरेट्स हैं उनका जो रेशो है कम हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर जो डेफिनेशन चेंज होने की वजह से वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट एमएसएमई में चली गई है। तो एमएसएमई का अगर हम देखें, एक तो इनका जो ग्रोथ है, जैसे मैंने बताया कि काफ़ी अच्छे स्तर पे ग्रो कर रहे हैं। 25-30% का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है एक नॉर्मल ईयर में इनका रहता है ग्रो करने का। और दूसरा जो इनका फोकस है, खासकर जो एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूशन है, अगर हम एक्सपोर्ट्स में ही देखें, करीबन कोई 40-45% का जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है भारत का, वो एमएसएमई सेक्टर की तरफ से आता है। ये या तो फिर डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं या फिर जो लार्ज कंग्लोमरेट्स हैं उनको सप्लाई करते हैं। जो मेन कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ मोर देन 40%। और मैन्युफैक्चरिंग में अगर देखें तो वो भी इनका 40% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में रहता है। और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें कि इनका जो स्ट्रेंथ है, भारत में लगभग कोई 6 करोड़ से भी ज़्यादा एमएसएमईज़ हैं जो भारत की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, जो कि 31% का जो ग्रोथ है, जो कंट्रीब्यूशन है वो एमएसएमई की तरफ से आता है। लेकिन उसमें ये है कि जो 8-9% कंपनीज हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में है, बाकी की सभी सर्विसेज सेक्टर में कंट्रीब्यूट करती हैं, जिसका कि अभी सरकार का फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है, जो मैन्युफैक्चरिंग पार्टिसिपेशन है उसको लेके आ जाए, तभी जाके हम अपना जो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है जीडीपी में वो 24-25% तक लेके जा पाएंगे, जो अभी 16-17% के आसपास है। तो ओवरऑल जो ग्रोथ रहेगा, जो आने वाले टाइम में, अगर मैं आने वाले 10 साल की बात करता हूं, तो मेजर ग्रोथ ड्राइवर जो है वो एमएसएमईज ही रहेंगे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, जो इसकी अर्थव्यवस्था को यहाँ से जो अभी 3 ट्रिलियन के लगभग का इकोनॉमी है उसको 5 ट्रिलियन तक लेके जाएंगे। 2 ट्रिलियन का जो इजाफा आएगा वो मेजरली ग्रोथ ड्राइवर उसके लिए हमारा एमएसएमई सेक्टर ही रहेगा, जिसके लिए सरकार भरपूर प्रयास भी कर रही है। और पिछले 2 साल में जो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट पीरियड था उसमें बहुत सारी रिफॉर्म्स की हैं। शायद वो रिफॉर्म्स पिछले लगभग 40-50 साल से नहीं हुई हैं जो सरकार ने पीछे 2 साल में की हैं, जो कि जिनका काफ़ी समय से इंतज़ार था, जैसे कि लेबर कोड्स के ऊपर, जो कि खासकर लार्ज कंग्लोमरेट्स के लिए इतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते हैं, एमएसएमईज़ काफ़ी इम्पेक्टेड हैं। तो सरकार ने रिफॉर्म्स करके जो लगभग 29-30 लेबर कोड्स थे उनको 4 लेबर कोड्स में लेके आए, लेबर लॉस को। और उसके अलावा फिर एमएसएमई के लिए स्पेशल फंडिंग के प्रावधान किए गए, उनको स्पेशल फोकस में लाया गया, और उनके लिए जो आगे जो रेगुलेशंस थे वो कम किए गए। तो ओवरऑल जो फोकस है दैट इज ऑन द एमएसएमई सेक्टर टू push the trajectory of MSME sector to the next level and to increase the share of MSME sector from 31% to 50% in the coming times. बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा ने एक बहुत ही ज़रूरी बात हमें बताई कि किस तरीके से सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जाए, और वो इन्वेस्टमेंट जो मार्केट वॉलेटिलिटी से थोड़ा सा अलग हो, ताकि गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास भी लगातार पैसा जाता रहे, और जितने भी रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लगातार ला रही है उनके लिए गवर्नमेंट को फंडिंग की कमी कभी ना पड़े। हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर रवि से इससे पहले कि अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें अलग अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट की जाती है, और जो टारगेट इन्वेस्टमेंट होती है वो अलग होती है, क्योंकि एज अ बास्केट हम इस पूरे पैसे को, यानी अलग अलग इन्वेस्टर्स के पैसे को एक साथ मिलाते हैं, और उस मिले हुए पैसे को हम एक बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में, यानी इक्विटी में, मिड कैप्स में, स्मॉल कैप्स में, फ्लेक्सी बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। मैं पूछना चाहूँगा डॉक्टर रवि से कि स्मॉल कैप्स की अगर बात की जाए तो स्मॉल कैप्स का मतलब अगर आप हमारे इन्वेस्टर्स को समझाएंगे तो वो क्या होगा, और किस तरीके से उसमें इन्वेस्ट करना इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदेमंद होता है। देखिए, चूंकि यहाँ पर भारत सरकार की चर्चा हो रही है, और भारत सरकार ने जिस तरीके से कोरोना पेंडेमिक पिछले 2 सालों में जो पूरे वर्ल्ड वाइड में कोरोना पेंडेमिक देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर भारत सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए, और इसी वजह से मैं एक कंपैरिजन आपको बताना चाहूँगा कि आप इस समय अगर कंपैरिजन कर लें, चाहे यूएस का मार्केट देख लें, इंटरनेशनल का कहीं का भी मार्केट देख लें, उसके कंपैरिजन में इंडियन मार्केट पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया गया है, और स्मॉल कैप और मिड कैप की जो कंपनीज हैं उनके रिटर्न 48% से ज़्यादा, यानी 48% से ज़्यादा इसीलिए आपको मिल रहे हैं क्योंकि उन कंपनी को काफ़ी हद तक सपोर्ट गवर्नमेंट ने दिया है, समय समय पर गवर्नमेंट ने काफ़ी फंड की अनाउंसमेंट करी है, और जिससे कि वो कंपनीज या फिर वो सेक्टर ग्रो कर सके। जैसे एग्जांपल के लिए इस समय जो पिछला बजट आया उसमें
इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट एक तरीके से दिया गया और इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स थे उनमें आपको 30% से ज़्यादा रैली देखने को मिल चुकी है। तो अगर आप इस हिसाब से देखते हैं तो गवर्नमेंट के सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा रहा है और इसी वजह से इक्विटी मार्केट का यहाँ पर डेवलपमेंट रहा है। अब आप बात करें अगर स्मॉल कैप की, देखिए जो भी 3,000 करोड़ से 8,000 करोड़ के बीच की कंपनी की वैल्यूएशन होती है, मार्केट कैप होती है, उन्हें स्मॉल कैप में लिया जाता है। जो 10,000 करोड़ से लेकर के 25,000 करोड़ का तक के मार्केट कैप की कंपनीज होती हैं उनको मिड कैप की तरफ लिया जाता है। और लार्ज कैप में जब जाते हैं तो आपको जो है वो 1 लाख करोड़ से या 80,000 करोड़ से ऊपर की कंपनीज होती हैं। तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप छोटी कंपनीज में निवेश करें, आप मिड साइज की कंपनीज में निवेश करें या फिर बड़ी कंपनीज में निवेश करें। एग्जाम्पल के लिए आपने बहुत सी आईटी कंपनीज के नाम सुने होंगे, एसबीआई बैंक के बारे में जानते हैं, बैंकिंग सेक्टर से है। आईटी में अगर आप जाते हैं इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब लार्ज कैप में आते हैं। लेकिन इसके साथ ही बहुत से छोटी कंपनीज हैं जैसे केपीआईटी टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर से जाते हैं, वो छोटी कंपनीज हैं। आप बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जिनमें कि आपको निवेश की बहुत अच्छी रणनीति मिल सकती है, या फिर आगे अगर आप जिस हिसाब से भारत सरकार यहाँ पर कदम उठा रही है उसकी वजह से, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि एसएमई सेक्टर को ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है, तो ऑब्वियसली है कि उन कंपनीज की ग्रोथ बहुत बड़ी होगी। तो आप इस तरीके के स्टॉक में या इस तरीके की शेयर कंपनीज में आप निवेश करके आप अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं और साथ ही आप ग्रोथ होगी उसका फायदा भी उठा सकते हैं। तो आप हमेशा स्ट्रैटेजी बनाकर निवेश करें। मैं एक सिंपल स्ट्रैटेजी आपको बताता हूँ। बहुत से लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि मुझे कितना निवेश करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में कर रहे हैं। देखिए, आपकी कमाने की उम्र अगर 30 साल से शुरू होती है और आप 30 साल से अगर आप कमाना शुरू करते हैं तो आप 70 साल तक लगभग आप कमाते हैं, या फिर आप एफडी में रिटर्न मिलता है, स्टॉक मार्केट से रिटर्न मिलता है। लेकिन इसका एक रेशियो बना लीजिए, आप 100 को अपनी एज से माइनस कर दीजिए। अगर आज मैं 30 साल का हूं तो मैंने 100 से माइनस कर दिया, यानी कि जितना मेरा कमाई है उसका 70% हिस्सा मैं आज इस मार्केट में निवेश करूंगा या प्रॉपर्टी में करूंगा, बैंक में एफडी करूंगा या फिर निवेश में ही डालूंगा। और 70% अगर आप निवेश करके चलते हैं तो आपको कोई करोड़पति बनने से रोक नहीं सकता। आप बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे और आपने जो सपने देखे हैं अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ लाइफ को ग्रो करने का, वो सपने आपके पूरे होते जाएंगे। क्योंकि अगर आप जब आप 40 साल के हो जाइए तो आप 60% निवेश करिए, जब आप 50 साल के हो जाइए तो अपनी जो आपकी सेविंग है उसका 50% निवेश इक्विटी मार्केट में करिए। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, आपकी जीवन की सारी लाइफ जो है वो सुख चैन से गुजरेगी, आपके बच्चों की शादी अच्छे से होगी, आपके बच्चे की पढ़ाई अच्छे से होगी और आप एक संपन्न परिवार कहलाए जाएंगे। तो एक निवेश की सही रणनीति आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। बिल्कुल, जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि एमएसएमई बेस्ड बजट है, कितना ज़रूरी है कि ये जो स्मॉल कैप फंड की कंपनियां हैं, मतलब वो कंपनीज जो 25,000 करोड़ से या 10,000 करोड़ से कम का बिजनेस कर रही हैं, और जैसा कि आपने कहा कि 40% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देती हैं इकोनॉमी में भी और बड़े कंग्लोमरेट्स में भी, कितना ज़रूरी होगा कि अगर हम इन कंपनीज में लगातार इन्वेस्ट करें और एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें तो इनको भी कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, और इनको फ़ायदा मिलने से उस पर इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बजट की जैसे आपने बात की है कि बजट एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का बजट है, ये ज़रूर है, आपने बहुत सही बात की है। बजट इसके साथ साथ ग्राउंड टचिंग बजट था ये, जिसने ग्राउंड लेवल की रिफॉर्म्स की हैं, जो कि आने वाले टाइम में इकोनॉमी का अच्छा स्तंभ बन के इकोनॉमी को आगे एक ज़्यादा ऊंचे स्तर पे लेके जाएंगे आने वाले वर्षों में। और जहाँ पे ये सवाल है कि एमएसएमईज़ का खासकर जो कंट्रीब्यूशन रहेगा, कहाँ तक हम आगे इसको ग्रो कर पाएंगे और किस तरीके से ये अहम है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये जानना कि सरकार का जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर पीछे काफ़ी वर्षों से रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मल्टीप्लायर है भारत जैसे देश में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं, दैट आल्सो रिफ्लेक्ट्स इन दी जीडीपी नंबर्स। हमारा ग्रोथ भी बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होती है और ख़ास करके जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग की कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हो जाती है। और जिसकी ज़रूरत है, खासकर जो छोटे मझोले कारोबारी होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी सपोर्ट मिलती है उतना ही वो आगे कंपेटिटिव हो पाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। क्योंकि जो बड़े कंग्लोमरेट्स हैं उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उनके अपने प्रयास ही बहुत होते हैं, लेकिन जो छोटे मझोले कारोबारी होते हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट हमेशा चाहिए। जैसे कि फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आने जाने का रोड जो है वो अगर बढ़िया हो तो उनका काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। उनको अच्छी इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए,
पावर उनको सही समय पे मिल जाए, अच्छे रेट पे मिल जाए, तो उनका काफ़ी जो प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस आ जाती है। उनको लॉजिस्टिक कॉस्ट जो सपोर्ट अच्छे से मिल जाए तो काफ़ी उनका कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस हो जाता है। उनको अगर फाइनेंसेस मिल जाएं बैंक से तो तब भी वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, ये जो पहलू हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, खासकर जो एमएसएमई सेक्टर है उसके लिए बहुत अति ज़रूरी हो जाते हैं। बिल्कुल। और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, जैसे कि मैंने पहले बात की, जितनी रेगुलेटरी रिफॉर्म्स होंगी उतना ही ज़्यादा हमारी मैन्युफैक्चरिंग की और खासकर जो एमएसएमई है उसकी कॉम्पिटिटिवनेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगी। अब मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो खासकर जो हमारी फर्म्स हैं, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स हैं, उनके लिए बहुत ही एक अच्छा सुनहरा मौका है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारा एक्सपोर्ट ट्राजेक्टरी है, लास्ट ईयर जैसे आपने देखा होगा कि 40% से भी ज़्यादा हमने ग्रो किया है, जिसमें हमारा जो एक्सपोर्ट था 280-81 बिलियन डॉलर से हम सीधा ही 400 बिलियन डॉलर तक लेके गए हैं। और इस साल का लक्ष्य जो है वो 500 बिलियन डॉलर का रखा गया है सरकार के द्वारा। ऐसे ही जो सर्विसेज सेक्टर में एक्सपोर्ट है वो 250 बिलियन डॉलर का हमने पहली बार अचीव किया है, जो आज तक का फिगर कभी ऐसा नहीं रहा। जो टोटल ओवरऑल जो एक्सपोर्ट है वो 670 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हुआ है। तो जो ग्लोबल कनेक्टिविटी है, जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं, उनके साथ जितना ज़्यादा हम और अच्छे से जुड़ पाएंगे, उतना ही हमारी जो ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी एंड ग्रोथ ऑफ द एमएसएमई सेक्टर वो उतना ही ज़्यादा हो पाएगा, उतना ही जीडीपी में आगे स्ट्रेंथ आएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो रिफॉर्म्स हैं वो कैसे कनेक्ट हों स्टेट्स के साथ। जी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिफॉर्म्स हैं, जो पिछले लगभग 7-8 साल से जो हो रही हैं, 10 साल से जो रिफॉर्म्स हो रही हैं, उनको कैसे परकोलेट किया जाए, वो फैक्ट्री लेवल तक पहुंचनी चाहिए, जिनमें अभी थोड़ा बहुत कहीं पे कमी है। जो फैक्ट्री लेवल पे जाके जब ये रिफॉर्म्स पहुंचेंगी तो और भी कॉम्पिटिटिवनेस आएगी। और खासकर जो छोटी मझोली कंपनीज़ हैं, जैसे कि डॉक्टर रवि ने बताया कि जो इनमें आगे ग्रोथ आने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, मैं ये समझता हूँ कि इनका ग्रोथ बहुत बरकरार रहेगा और ये लगभग कोई 20-30% से बड़े आराम से ग्रो कर सकती हैं काफ़ी सालों के लिए, जिसमें कि इनके साथ जो जुड़े हुए शेयर्स हैं वो भी उसी गति से आगे बढ़ेंगे और जो स्टॉक मार्केट है और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। अभी जैसे हमने पीछे 2 साल में 3 साल में देखा है कि जो पहले एफआईआई डोमिनेंस था मार्केट में, वो अब हमारा रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत इंक्रीज हो गया है। जो रिटेल ट्रांजैक्शंस हैं वो काफ़ी इंक्रीज हुई हैं, मार्केट बहुत स्ट्रांग हुई है। नहीं तो जैसे वनरेबिलिटीज़ हैं, जैसे अभी हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन का वॉर है, इससे पहले कोविड रहा, इसमें भी जो मार्केट रेजिलियंस था इतना स्ट्रांग कैसे रहा? क्योंकि हमारा रिटेल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रही है। उसी तरीके से जैसे ही एमएसएमई सेक्टर का और कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो मार्केट और भी स्ट्रांग होती जाएगी और हम एक बहुत ही स्ट्रांग मार्केट, स्ट्रांग इकोनॉमी आने वाले टाइम में बनने वाले। बिल्कुल। तो जहाँ तक हमने अलग अलग फैक्टर्स की बात सुनी, चाहे वो ग्लोबल वैल्यू चेन्स को स्ट्रेंथन करने की बात हो, जो ट्रेडिशनल ट्रेड रूट्स हैं, इंटरनेशनल ट्रेड ट्रीटीज़ हैं या पैक्ट्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करने की बात हो, माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार ये बात कहते आए हैं कि ग्लोबल वैल्यू चेन्स में भारत का जो कंट्रीब्यूशन है वो आने वाले समय में बहुत बहुत ज़्यादा होगा, बहुत मजबूत होगा और भारत इसमें बहुत अहम भूमिका निभाएगा कि किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड आगे किया जाएगा। लेकिन इस सबको ध्यान में रखते हुए हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे एमएसएमई सेक्टर इस पूरी वैल्यू चेन में, इस पूरे घटनाक्रम में एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है और यही वो एमएसएमई हैं जिसमें हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकता है एक इन्वेस्टर। स्मॉल कैप्स में मैं वापस आऊँगा डॉक्टर रवि। स्मॉल कैप्स में ऐसी इंडस्ट्रीज़ में जो एमएसएमई सेक्टर्स में आती हैं उनकी अगर हम बात करें और हम चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स जब म्यूचुअल फंड के माध्यम से और ज़रियों से इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करें, किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये तो एक सवाल है। लेकिन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा और लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म की लिक्विडिटी की ज़रूरतों को देखते हुए आप क्या सुझाव देंगे एक इन्वेस्टर को कि उनको किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए? 10 साल, 15 साल, 20 साल, जो रिटर्न की जो वो उनको महत्वाकांक्षा है या फिर वो सोचते हैं कि इतना रिटर्न आएगा ही आएगा, कितना होगा वो? देखिए, सबसे बढ़िया रणनीति ये होती है म्यूचुअल फंड में निवेश की कि आप हर 6 महीने में म्यूचुअल फंड के डाइवर्सिफिकेशन कर लें। जैसे मैं इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप किस तरीके के म्यूचुअल फंड में आप जाना चाहते हैं। आज आप स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हैं, आप लार्ज कैप में जाना चाहते हैं, मिड कैप में जाना चाहते हैं, और उसमें भी म्यूचुअल फंड की अब कैटेगरी हो गई है। जैसे कि आपने कोविड के टाइम पे देखा कि फार्मा सेक्टर ने बहुत बड़ी ग्रोथ दिखाई क्योंकि फार्मा सेक्टर का इंक्रीज बहुत देखने को मिला और बहुत से लोगों को ये मलाल रहा कि फार्मा सेक्टर का बिजनेस तो ग्रो किया लेकिन बहुत से रिटेल बिजनेस गिर गए। लेकिन एक
इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ये मौका होता है कि आप फार्मा सेक्टर के फंड पे आप निवेश करके आप उसका फायदा उठा सकते हैं, या फिर आप आईटी सेक्टर जिस तरीके से ग्रो किया, अगर पूरे 5 साल का कंपैरिजन किया जाए तो आईटी सेक्टर ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई। आपने देखा कि ज़्यादातर चीज़ें जो गवर्नमेंट ने भी है वो डिजिटल इंडिया की तरफ बहुत फोकस किया, और डिजिटल इंडिया को लेकर के आईटी सेक्टर में ग्रोथ भी बहुत बड़ी देखने को मिली। तो आप आईटी सेक्टर में जिसका वेटेज ज़्यादा है, आप उस तरीके के म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हैं। अब मुद्दा ये आता है कि आपको रिटर्न कितने मिलने चाहिए। देखिए, रिटर्न जब भी कैलकुलेट करिए, एक पेन और पेपर ले लीजिए, आप एक प्रॉपर्टी को देख लीजिए कि आपने अगर प्रॉपर्टी में सपोज 1 लाख रुपए लगाया तो वो आपको क्या रिटर्न देगा आने वाले 5-10 सालों में। और उसी समय आप ये भी देख लीजिए कि बैंक का जो आज रिटर्न है, जैसे आज 5 से 5.5% का रिटर्न मिल रहा है, टैक्स काट के देखें तो 5% ही मिलता है, तो वो अगर आप 1 लाख रुपए बैंक में निवेश करते हैं तो आगे आने वाले 5 और 10 साल में आपको क्या रिटर्न्स मिलेंगे। साथ ही सोने में भी एक एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न आप बना सकते हैं कि आपको 10 से 12% के सोने में रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन जब म्यूचुअल फंड की बात आएगी तो आप देखेंगे कि इसमें आपको 18 से 22% तक के रिटर्न 5 साल में और 10 साल में एवरेज कांस्टेंट रिटर्न मिल सकते हैं। तो आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी है कि आप इक्विटी और म्यूचुअल फंड की तरफ जाएं, क्योंकि ये ज्यादा अच्छे रिटर्न्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप डाइवर्सिफाई करें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 70% अपना फंड म्यूचुअल फंड पे रखें और बाकी 30% फंड आप गोल्ड में निवेश करें, और जब इन जरूरत हो प्रॉपर्टी की, हाउस खरीदना है, कोई घर खरीदना है अपने लिए, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर हाउसिंग स्कीम्स भी बहुत चला रखी हैं, तो आपके लिए जब अपॉर्चुनिटी हो तो आप 2 साल 3 साल जब आपको टारगेट लेके चलिए तो आप उसी पैसे को कैश करा के घर भी खरीद सकते हैं। तो आपकी सही रणनीति ही आपको अच्छे रिटर्न्स देगी। लेकिन 5 साल और 10 साल का एवरेज अगर रिटर्न देखें तो 18 और 22% के बीच में आपको रिटर्न मिलेगा, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इक्विटी का रिटर्न इंडिया में मिलता है। और इसी वजह से एफआईआईज भी अट्रैक्शन में रहते हैं और वो भारत में निवेश करना ज्यादा अच्छा समझते हैं। बिल्कुल, तो म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप्स और अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में किस तरीके से हम पैसा लगा सकते हैं एज अ बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और साथ ही साथ इकोनॉमी पर और आगे आने वाले समय पर एमएसएमईज पर इसका कितना ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है, इन सभी बातों के बारे में हमने बहुत अच्छे से जाना, हमने बातचीत की। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा हमारे एक्सपर्ट्स का, डॉक्टर रवि सिंह और साथ ही साथ डॉक्टर एसपी शर्मा का, कि उन्होंने अपना समय निकाला और हमारे स्टूडियो में आए। फिलहाल पैसा बोलता है कि इस कड़ी में बस इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। इसके लिए हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए, ddurduspecials@gmail.com। और इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।